अच्छा, तो ये HTML हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा जो है ना वो एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी जो है ना वो किसी को कुछ समझ ना आए ना, तो वो पूछ लेना। ये सबसे पहले एक्सटेंशन का तो हम जानते ही हैं, फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप होती है जो कंप्यूटर को समझा पाती है कि ये फाइल जो है ना वो किस तरह की है, और कौन सा जो है ना वो इसको सॉफ्टवेयर या कौन सा प्रोग्राम जो है ना वो इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो चूंकि हमारे पास जो वेब लैंग्वेजेस हैं, तो अमूमन उसके अंदर जो सबसे पहली स्टेप फर्स्ट स्टेप पे आती है वो HTML है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसको जो है वो हमारे इंटरनेट जो ब्राउज़र हैं वो रेंडर करते हैं, और इसको वो करते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्रोम इसकी सबसे आम, सबने देखी होगी, क्रोम इसकी सबसे आम एग्जांपल है, हमारे पास हर जगह मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह अवेलेबल है। तो ये इसके अंदर जो है ना वो वैसे ही डिफ़ॉल्ट में भी होती है, लेकिन आप खुद भी इसको चेंज करके ओपन विद जो है ना वो गूगल क्रोम कर सकते हैं, लेकिन खैर जो भी ब्राउज़र हो उसमें ये ओपन कर सकते हैं। अब इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो हमेशा .html ही रहेगी, लेकिन इसके जो पुराने वर्जन थे उसमें और भी हैं एक्सटेंशन। तो इसके अंदर जो है ना वो अगर हम इसको एडिट करें तो हमारे पास, अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, इसकी, क्योंकि हर फाइल की एक खास साख्त होती है। क्योंकि हर फाइल का एक खास उसके अंदर उसके हिस्से होते हैं, तो इसका जो HTML की पूरी वो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, तो जो HTML5 के अंदर मौजूद है वो कुछ इस तरह से मौजूद है। इसकी हेड बॉडीज, तो ये ऑटो ऑटो भी कर लेता है, ये सारा स्केच बना लेता है, लेकिन हम मैनुअली बना सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर HTML, जैसे ये HTML के चूंकि वर्जन अवेलेबल हैं 2, 3, 4 और 5 जो हमारे पास करंटली चल रही है, तो जैसे ही हम HTML5 को सिलेक्ट करते हैं, तो ये पूरी एक वो इसका स्ट्रक्चर बन गया है HTML की फाइल का। आप जहाँ भी देखेंगे ना हमारे पास जो भी जितनी भी फाइल मौजूद होंगी, वो अगर हम इसी तरह लाइव वेबसाइट पर चले जाएं किसी के ऊपर, तो वहाँ पर भी हमारे पास ये इस तरह का इसका एक खास स्ट्रक्चर मौजूद होगा। अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वो चाहे बाइस मुल्तान हो, फेसबुक हो, या जो भी मर्जी हो, तो HTML का एक खास हमेशा स्ट्रक्चर रहता है। और ये यही उसका जो है ना, ये इसके अंदर भी देखें तो ये हेड आया हुआ है हमारे पास, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आया हुआ है। तो ये इसका एक खास स्ट्रक्चर है जो अमूमन हर जगह आपको HTML के अंदर देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड की HTML तो फ्रंट एंड का हिस्सा है, तकरीबन मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। बाकी ये मेटा टैग्स जो है ना, ये थोड़े एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो फिलहाल बेसिक में जो है ना वो इनका वो नहीं किया जाता। उसके बाद जो हमारे पास इसका हेड टैग है, इस हेड टैग के अंदर इसके मेन पार्ट्स आते हैं, जो जैसे हमने दूसरी फाइल्स इसके अंदर अटैच करवानी हो, एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जैसे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज वगैरह हैं, तो उनको इंक्लूड करवाने के लिए जो है ना वो ये हेड टैग का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक और टैग मौजूद है, इसको टाइटल बुलाते हैं। तो ये टाइटल जो है ना दरअसल हमारे जो पेज है उसका टाइटल है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे इसका जो है ना बाईस मुल्तान का यहाँ पर जो है ना वो बाईस मुल्तान वेब पोर्टल लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम यूट्यूब खोलेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो यूट्यूब लिखा हुआ आएगा। ये उसका जो है ना वो हमारे पास टाइटल है। तो टाइटल जो है वो एक नेस्टेड है, नेस्टेड टैग है, नेस्टेड जो किसी और टैग के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास टाइटल है, इसको हम चेंज करके जो अपनी डॉक्यूमेंट्स को देना है वो हम दे सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को जो है ना वो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए जो सर ने बताया था, हमारे पास एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन ऑलरेडी हमने इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र के नाम की थी। तो एक्सटेंशन यहाँ से जो है ना वो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है। वैसे अगर ये मौजूद ना भी हो फिर भी जो है ना वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अगर वो इस तरह भी नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पर फाइल जो मौजूद पड़ी है उसको डबल क्लिक करके हम अपने जो ब्राउज़र है उसमें ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया बेसिक इसका स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो टैग्स मौजूद होते हैं हमारे पास, जो कॉमनली हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, उनके अंदर हाइडिंग्स का टैग है,
जो आमतौर पर हमें हर वेबसाइट पर, मोस्टली वेबसाइट पर देखने को जो मिलता है। तो हाइडिंग्स के टैग्स हैं, हाइडिंग्स के टैग के अंदर जो टैग मौजूद हैं वो हमेशा एच से शुरू होते हैं। एच जो है ना वो टोटल इसके जो टैग्स हैं उनकी तादाद जो है ना वो हमारे पास 6 है। इनमें से जो H1 है वो सबसे बड़ा टैग है। इसको हम लिख के चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास, इसी तरह ये हमारे पास सबसे बड़ा है। अगर हम दूसरा ड्रॉ करें ये H6, तो ये सबसे हमारे पास छोटा जो है ना वो टैग है। इसमें जो करेक्ट साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, फाउंट साइज। ये H1 जो है ना वो सबसे बड़ा है और H6 जो है ना वो सबसे छोटा है। इसी तरह हमारे पास जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है वो दूसरा है पैराग्राफ का टैग। उसमें जो है ना वो सिंपल टेक्स्ट दिखाया जाता है। हाइडिंग्स के अंदर टेक्स्ट जो है ना वो हमेशा बोल्ड रहता है, और ये जो है ना ये हमेशा ब्लॉक ब्लॉक में रहता है। इसका जो डिस्प्ले होता है ब्लॉक होता है, यानी इसकी लाइन में कोई और एलिमेंट डिफ़ॉल्ट के तौर पर नहीं आ सकता। इसी तरह हमारे पास जो सिंपल हमने टेक्स्ट शो करवाना होता है, जैसे मुख्तलिफ साइट पर जाएं, जैसे अभी बाईस मुल्तान हमने खोली हुई थी, उसके अंदर भी हमें वो देखने को मिल रहे थे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को दिखाने के लिए जो है ना वो हमारे पास पी का टैग इस्तेमाल होता है। जैसे ये हमारे पास पैराग्राफ मौजूद हैं, इन पैराग्राफ को दिखाने के लिए जो है ना वो हमारे पास पी का टैग मौजूद है जो पी से शुरू होता है। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली जो भी हमने वो टेक्स्ट शो करवाना होता है वो इसके अंदर लिखते हैं पैराग्राफ के अंदर। जैसे मैं अभी जो है ना ये सारा इधर से कॉपी करके यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना वो पैराग्राफ आ गया। अब ये जितनी इसके पास स्पेस अवेलेबल थी इसने वो सारी ले ली, लेकिन अगर आप मैनुअली लाइन इसकी ब्रेक करवाना चाहते हैं तो BR का टैग इस्तेमाल करते हुए इसकी लाइन भी ब्रेक करवा सकते हैं। जो उसके बाद जो आम इस्तेमाल होने वाले टैग्स हैं उनमें जो है ना वो फॉर्म के टैग्स भी हैं, जिनको इनपुट के टैग्स भी बुलाते हैं। दरअसल वो पेज का HTML का एक पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है, जो यूज़र से डाटा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको फॉर्म बुलाते हैं। ठीक है, फॉर्म का टैग, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर जो है ना वो सारे टैग्स लिए जाते हैं। ये फॉर्म दरअसल यूज़र से डाटा लेने के लिए होता है और पीछे सर्वर पर जो है ना वो सबमिट करवाने के लिए होता है, या जो भी हमने वो काम करना होता है उसके अंदर भेजने के लिए होता है। इसका जो मेन मकसद है वो यूज़र से डाटा लेना है। अगर हम मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाएँ, अभी यहाँ पर मैं चला जाऊँ इसके ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, एडमिशन प्राइवेट, तो यहाँ पर भी ये हमसे कुछ वो डिटेल मांगेगा, ये डिटेल मांग रहा है। तो ये डिटेल जब हम इसको देते हैं तो इसको ये प्रोसेस करने के लिए पीछे लेकर जाता है। अगर हम इसी को जो है ना वो इसका कोड देखें तो ये वाला जो पोर्शन है जो यूज़र से डाटा ले रहा होता है किसी भी तरह का, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, ईमेल हो, जिस तरह का मर्जी हो, ये चाहे सिलेक्ट ऑप्शंस हैं, चेक बॉक्स हैं, रेडियो बटन्स हैं, या जो मर्जी हो, तो ये फॉर्म का हिस्सा होते हैं। जिस तरह आपसे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में फॉर्म के ऊपर आपका सारा वो डाटा लिया गया था, इसी तरह हम लोग HTML के अंदर भी फॉर्म के थ्रू जो है ना वो सारा यूज़र से डाटा लेते हैं। जो विजिटर होता है या जो भी हमारे वो क्लाइंट्स होते हैं उनके उनके उनसे उनसे जो है ना वो हम लोग फॉर्म के थ्रू सारा डाटा लेते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं लेकिन वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी बेसिक लेवल पर जो है ना ये फॉर्म के टैग्स के अंदर यूज़र से डाटा लेने के लिए जो है ना वो कुछ टैग मौजूद हैं। इनको इनपुट्स के टैग भी बुलाते हैं। ये इनपुट से शुरू होते हैं और इसके बाद इसका एट्रीब्यूट्स है टाइप। टाइप के अंदर हमने ये बताना होता है कि हम जो यूज़र से डाटा लेने जा रहे हैं वो किस तरह का है। अगर हम यूज़र से सिर्फ यूज़र नेम वगैरह पूछना चाहते हैं, उसका नाम वगैरह पूछना चाहते हैं, तो फिर हम इसकी टाइप देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो यूज़र हमें जो है ना वो टेक्स्ट की सूरत में जो है ना वो अपना डाटा देगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास इनपुट एक फील्ड बन गई है, जिस तरह यहाँ पर मौजूद थी वैसे ही यहाँ पर बन गई है। इसके अंदर हम यूज़र से जो है ना वो टेक्स्ट की सूरत में जो है ना वो डाटा ले सकते हैं। वो चाहे हम उससे नाम पूछना चाहते हैं, उसका एड्रेस पूछना चाहते हैं, स्कूल का नाम पूछना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम पूछना चाहते हैं, तो ये एड्रेस, ये टेक्स्ट के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर, जब तक इसकी टाइप टेक्स्ट रहेगी वो इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकता है। सिर्फ एक तरह का नहीं, जिस तरह का मर्जी वो टेक्स्ट। उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं,
उसके अंदर अल्फ़ा कीज़ भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्पेशल करैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरह। लेकिन अगर हमने यूज़र से लेना हो, सिर्फ यूज़र से नंबर लेने हो, तो उसके लिए जो है ना वो इनपुट टाइप जो इसकी रखी जाती है वो हमेशा नंबर रखी जाती है, ठीक है। ताकि अगर मैं इसको इस फील्ड में अगर मैं उससे नंबर लेना चाहता हूँ तो इसके अंदर ये इनवैलिड करैक्टर भी आ सकते हैं, और जब मैं इसको बैकएंड सर्वर पर लेकर जाऊंगा तो मुझे इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अभी इसमें मैं नंबर लूँ तो कुछ लोग इस तरह लिख देंगे, डैश लगाकर जो है ना वो आगे जो भी वो है वो लिख देंगे, लेकिन कुछ जो है ना वो ऐसे सिंपल लिख देंगे। तो इससे अच्छा है हम खुद जो है ना वो इसको वो फॉर्मेट करा दें, हम खुद उसको जो है ना वो इंस्ट्रक्शन दे दें। जैसे हमारे पास फ्रंट एंड पे कुछ लोगों ने की होती है, वो हमें फ़ौरन यहाँ पर एरर नज़र आ जाता है, वो तो खैर एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनपुट टाइप नंबर लगा देंगे तो इसमें भी सिर्फ जो है ना वो नंबर ही इनपुट हो पाएंगे। ये दूसरा जो है वो हमारे पास ये नंबर का है, इसके अंदर जो है ना वो अल्फ़ा कीज़ जो है ना, ये अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ अल्फ़ा कीज़ जो है ना वो इसके अंदर टाइप नहीं हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या टाइप हो सकते हैं, हमारे पास नंबर ही हो सकते हैं। अगर हम नंबर इसके अंदर लिखें तो वो हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास इसको चूँकि ये इनलाइन एलिमेंट है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो एक मशहूर टैग इस्तेमाल होता है BR का, वो ऊपर भी हमने इस्तेमाल किया। अगर हम इसको अगली लाइन पर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग BR का टैग इस्तेमाल करेंगे। BR के टैग जो है ना वो दरअसल ब्रेक लाइन है, ये लाइन को जो है ना वो ब्रेक करवा देगा। ये इन दोनों के दरमियान में एक लाइन को ब्रेक करवा रहा है। अब इसके बाद लाइन ब्रेक होगी और ये एलिमेंट जो है ना वो अगली लाइन पर चला जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास जो है ना वो अगली लाइन पर मुंतकिल हो गया है। चूँकि इसकी इनपुट टाइप जो है ना वो नंबर थी, तो ये इसके अंदर जो है ना वो नंबर अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम यूज़र से जो है ना वो ईमेल लेना चाहते हैं, तो ईमेल के लिए भी जो है ना वो HTML के अंदर एक टैग मौजूद है। इनपुट टाइप उसकी हमेशा क्या होती है, ईमेल होती है। इसके अंदर अब ईमेल की निशानी क्या होती है, हालांकि ईमेल के अंदर करैक्टर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ा कीज़ भी होते हैं और न्यूमेरिक कीज़ भी होते हैं। तो वो उनके लिए जो है ना वो इनकी एक ख़ास निशानी है, ये हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं ईमेल को @ इस अलामत से। क्योंकि आपने देखी होंगी जितनी भी आप लोगों की ईमेल हैं या किसी और की, या जितनी भी आप लोगों ने देखी होंगी, उनके अंदर ये आइकन जो है ना वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो ईमेल का टैग है ये यही आइडेंटिफाई करता है कि यूज़र ने जो पुट किया है उसके अंदर ईमेल @ का साइन है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो भी लिखना है उसके अंदर जब तक वो @ का आइकन नहीं आएगा वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी मैं इसका वो नहीं दिखा सकता, ये सिर्फ उस वक्त एरर देता है हमें जब हमने इसको सबमिट करवाना होता है, सर्वर की साइड पे जो है ना वो सबमिट करवाना होता है इस डाटे को। उस वक्त जो है ना ये अगर ईमेल इनवैलिड होगी तो ये फ़ौरन जो है ना वो एरर दे देता है। उसके अलावा अक्सर हम लोग जाए ना, ये यहाँ पर देखें फेसबुक के ऊपर, तो कुछ चीज़ें हमें फॉर्म ऐसे मिलते हैं जिसको जो है ना वो हमने लाजमी फिल अप करने होते हैं। ये जैसे बाइस मुल्तान खुला हुआ है, अब ये इन टैग्स के बगैर जो है ना वो सबमिट नहीं हो सकता हमारा फॉर्म। तो उसके लिए जो है ना वो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है, वो है रिक्वायर्ड का। अगर इसके अंदर हम रिक्वायर्ड लगा देंगे तो जब तक यूज़र इस हिस्से को इसके अंदर जो भी डाटा उसने प्रोवाइड करना था वो नहीं करेगा, तब तक वो ये फॉर्म जो है ना वो सबमिट नहीं होगा। तो उसको बकायदा वो आएगा भी सही। इसको मैं अभी ये करा के भी दिखा देता हूँ। ये मेथड जो है ना डाटा को ट्रांसफ़र करने के मेथड हैं दो जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये दो हैं, पोस्ट और गेट। तो इनमें से जो ज़्यादा सेफ़ है, जो कॉमनली यूज़ हो रहा है, वो पोस्ट का मेथड है, जो URL के अंदर वाज़िया तौर पर नज़र भी नहीं आता। तो दूसरा है हमारे पास एक्शन। एक्शन दरअसल वो फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमने इस डाटा को लेकर जाना होता है। तो मैं कहीं पर भी नहीं लेके जा रहा, तो ऐसे ही मैं रहने देता हूँ। एक मैं बटन बना देता हूँ जो इस डाटा को जो है ना वो ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होगा। इनपुट टाइप, क्योंकि हमने ये सारा डाटा सबमिट करवाना है सर्वर की तरफ या कहीं भी, तो उसके लिए इनपुट टाइप सबमिट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबमिट इसकी मैं एट्रीब्यूट एक और देता हूँ, वैल्यू। इसके अंदर मैं बटन को नाम दे देता हूँ
और ये टैग जो है ना मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पर देखूँ हमारे पास ये बटन बन गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया है, चूंकि मैंने फॉर्म को रिक्वायर्ड लगाया हुआ था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड लगा हुआ है, तो जब तक ये यूज़र इसको फिल नहीं करेगा ये आगे नहीं जा सकता। ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो फ़ौरन उसी पर जा रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब जब इस यूज़र इसको फिल कर लेगा फिर इसका जो है ना वो आगे सबमिट हो सकता है। अब ये मेरे पास अगर पेज को देखें तो मेरे पास रिफ्रेश हो रहा है, ये डाटा सबमिट हो रहा है। इस तरह जो जो भी फील्ड हम अगर मैं रिक्वायर्ड इसके साथ लगा दूंगा तो फिर जब तक यूज़र इसको फिल नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगा। इसी तरह अगर इसके साथ रिक्वायर्ड लगा देता हूँ तो फिर इसके साथ भी यही काम होगा। लेकिन यहाँ से मैं रिक्वायर्ड रिमूव कर देता हूँ, ईमेल मेरे पास अवेलेबल है, तो अब ईमेल के ऊपर अगर मैं वो करूँ इनवैलिड ईमेल इसको दे के चेक करूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इसने खुद बताया है कि इसके अंदर @ जो आइकन्स है वो मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये जो ईमेल एड्रेस है वो वैलिड नहीं है। अगर इसके अंदर आइकन आ जाएगी फिर वो इसको समझेगा कि ये एक वैलिड है। तो इसके अलावा ये आम इस्तेमाल होने वाले टैग्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर ना अगर हमने यूज़र से डेट ऑफ बर्थ लेनी हो, तो अगर मैं टेक्स्ट के अंदर डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ तो कुछ यूज़र जो है ना वो इस तरह भी तो लिख सकते हैं। कुछ यूज़र जो है ना वो इसकी यहाँ पर स्लैश लगा देंगे, कुछ जो है ना वो ऐसे जो है ना वो डॉट लगा देंगे। तो जब इस पे इसको बैकएंड पे लेकर जाएंगे तो इसको प्रोसेस करने में जो है ना वो तो मुश्किल पेश आती है। इसके लिए भी HTML के बिल्ट इन टैग्स मौजूद हैं। वो जो टैग्स इनके बिल्ट इन टैग्स मौजूद हैं इसकी डेट लेने के लिए, तो उसको जो है ना वो इनपुट टाइप उसकी जो होती है वो है हमारे पास डेट। अगर इसकी इनपुट टाइप डेट होगी तो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ साइट्स पर आपने कैलेंडर वगैरह भी देखे होंगे, तो ये इसका जो है ना वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पर मंथ आएंगे दो करेक्टर, और ये जो है ना वो डेज हैं, और ये हमारे पास क्या है साल हैं। तो यहाँ से अगर हम इस आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमें कैलेंडर देखने को मिलेगा। इस कैलेंडर के अंदर हम लोग आगे पीछे जाकर जो है ना वो अपना जो भी हमने वो डेट सिलेक्ट करनी होती है वो कर सकते हैं। अब देखें इसका सारे यूजर्स का फॉर्मेट यही रहेगा, इसके मुताबिक ही हम अपने जो है ना वो बैकएंड को तरतीब लगाएंगे और जो भी हमने अपना काम करवाना है वो करवा सकेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और टैग भी मौजूद है डेट टाइम लेने के लिए, तो उसका जो है ना वो हमारे पास क्या रहता है, इसका टाइम रहता है। टाइम इनपुट टाइप इसकी क्या होती है, हमारे पास टाइप होती है, टाइम होता है। इसके अंदर जो है ना वो हम लोग ये देखें टाइम जो है ना वो यूज़र से ले सकते हैं, और प्रॉपर इसी फॉर्मेट के अंदर सबके पास हम सबसे ले सकते हैं और इसको सही तरीके से प्रोसेस करवा सकते हैं। इस तरह हमारे पास अगर हम फेसबुक या किसी वेबसाइट पर जाते हैं लॉगिन करने के लिए, जीमेल लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ पर अक्सर हमसे पासवर्ड भी पूछा जाता है। तो पासवर्ड जब हम वहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे मैं अभी ये बाईस मुल्तान के पैनल पर चला जाऊँ इंस्टीट्यूट को लॉगिन करवाने के लिए, तो ये भी जो है ना वो मुझसे वो मांगेंगे ये तो ये इंस्टीट्यूशन कोड हो गया। अब ये जो यहाँ पर ये फील्ड मौजूद है पासवर्ड वाली, अक्सर आप लोगों ने मुख्तलिफ साइट्स पर देखी होगी। अब इसमें हम जो भी टाइप करें ना, चाहे वो अल्फ़ा कीज़ हों या न्यूमेरिक कीज़ हों, स्पेशल करेक्टर्स हों, वो स्टार्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, स्टैर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इसको एक ख़ास जो है ना वो टाइप दी जाती है, जो HTML चूँकि हर साइट पर इसने यूज़ होना होता है, इसलिए HTML ने इन चीज़ों को जो है ना वो बिल्ट इन कर दिया है। तो पासवर्ड के लिए जो है ना वो इनपुट का टैग बनाया गया है जिसको टाइप जो है ना वो पासवर्ड कहते हैं। अब इसके अंदर यूज़र जो भी जो है ना वो डाटा टाइप करेगा वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, हमारे पास स्टैरिक की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये मेरे पास फील्ड है, अब इसमें जो भी मैं टाइप करूँगा इसके ये हमेशा कौन सी शक्ल इसकी रहेगी, चाहे वो करेक्टर्स हों चाहे वो नुमेरिक हों, जो मर्ज़ी जिस तरह का डाटा हम मर्ज़ी इसमें टाइप करें। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो हमें इसके अंदर कुछ ये टेक्स्ट ज़ाहिर हो रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है ना वो इसका प्लेस होल्डर है। तो किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर ये ख़ास तौर पर ये जो डाटा लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो है ना वो हम लोग लगा सकते हैं कि इनका प्लेस होल्डर इनका एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्लेस होल्डर, तो इसके अंदर हम लोग वो चीज़ लिखेंगे जो हमने उधर इनपुट वाले बॉक्स के अंदर शो करवानी है, एरिया के अंदर शो करवानी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेस होल्डर
यूज़र नेम। तो जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे पीछे जो है ना वो यूज़र नेम देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अवेलेबल सिर्फ हमें देखने के लिए है, प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है ना ये हमें यूज़र को गाइड करने के लिए जो है ना ये मिल रहा है। इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसके साथ उन्होंने लिखा भी होता है ईजी, जो भी वो एग्जांपल वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिखे होते हैं। ये इनके साथ जो है ना वो हम लोग नंबर के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट के टैग्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे इसी तरह इमेज के फॉर्म के अलावा फॉर्म के अंदर भी काफ़ी सारे टैग्स हैं, लेकिन ये ऐसे टैग्स हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हम लोग बटन का अपने HTML के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बटन का जो टैग है वो हमारे पास बटन से शुरू होता है, क्योंकि ये और बटन पे जो है ना वो वापस क्लोज होता है। और इसके अंदर हम लोग जो भी बटन को हमने नाम देना होता है वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन को नाम देना था दिस इज़। तो अब मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा, इसको रिफ़्रेश करूंगा, ये मेरे पास बटन आ गया है और इसके अंदर जो है ना वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज़। तो ये हमारे पास सबसे आम इस्तेमाल होने वाले जो है ना वो टैग्स हैं HTML के। तो इसके अंदर मज़ीद अगर इनके बारे में कुछ पढ़ना भी चाहो, और ना जहाँ तक मैंने सीखा है ना तो सर से भी मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली हैं इनके मुतल्लिक, वेब डेवलपमेंट के मुतल्लिक। लेकिन जो सेल्फ लर्नर होते हैं वो हमेशा ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको सर पढ़ाते हैं, मैं भी सुन रहा होता हूँ, आपको सर बताते हैं कि ये ऐसे होना है और आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे करते हैं, और थोड़ा सा इशू आता है और वापस जो है ना वो सर के पास पहुंच जाते हैं कि सर ये अब नहीं हो रहा। हालांकि सॉफ्टवेयर हाउस में ये काम नहीं होता और वही लोग सीखते हैं। वहां पर कोई सीखने आता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप ये काम करो, करके दिखाओ। वो एक दिन उससे नहीं होता, अगले दिन नहीं होता, अगले दिन वो ट्राई कर करके जो है ना वो जब सीखता है तो उस सीखने की खातिर जब वो सर्च करता है, गूगल करता है, तो उसकी मुतलका चीज मिलने से पहले उसे 3-4 चीजें और मिलती हैं जो उसको सीखने में जो है ना वो सीखने की रफ्तार को और ज्यादा तेज कर देती हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना वो आप लोग बजाय सर सर से जब समझ नहीं आ रही होती वो बात आप सर से पूछें, लेकिन जब प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे होते हैं तो आप खुद गूगल किया करें। इसकी सारी चीज़ें नेट पर अवेलेबल हैं। अभी सिर्फ फॉर्म के टैग्स भी यहाँ पर सर्च करें, HTML फॉर्म्स, फॉर्म टैग्स, तो ये हमारे पास सारे इसके ये आ गए हैं। और लर्निंग के लिए ये W3 स्कूल जो है ना वो बेस्ट है। अब इसके अंदर सारी चीज़ उन्होंने बताई हुई हैं। अब यही चीज़ें जो है ना वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी हो रही हैं। तो बजाय आप इस इंतज़ार में आपके पास कोई एरर आ जाता है, आप बैठ ना जाएं कि अगले दिन सर से पूछेंगे। बैठने के आप सर्च करें इसको आगे, उसके जो हल मिलता है आपको वो उसको बार बार इम्प्लीमेंट करके चेक करें। जो अभी मैंने बताया भी सही, जो सेल्फ लर्नर होते हैं वो इसमें ज़्यादा सीखते हैं। तो एक चीज़ जब आपको आ गई है, अब कुछ चीज़ें आसान हैं जो पल्ले पड़ गई हैं, तो बजाय उसके इंतज़ार करने के आगे चलें, आगे और चीज़ें सीख लें, तो उसमें से जो है ना वो कुछ कर लें। एक मिनट मैं मैनुअल देख लूँ आगे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास।
अच्छा, ये मोहम्मद फ़याज़ जो टेक्स्ट एडिटर है ना, वो हम इसके अंदर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम ड्रीम वीवर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। लेकिन कुछ टूल्स जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसानी फराहम करते हैं। जैसे ये हमारे पास मौजूद है विजुअल स्टूडियो कोड, इसी तरह हमारे पास सबलाइम भी है, इस तरह हमारे पास ड्रीम वीवर भी है, पीएचपी कोड है, और उसका पीएचपी लोबस्टर है, और हमारे पास पीएचपी स्ट्रॉम है। तो वो काफ़ी सारे टूल्स हमें ऐसे मिलते हैं जो इसको एडिट करने के लिए जो है ना वो यूज़ होते हैं। लेकिन आप ऐसे टूल्स को चूज़ करें जो आपको टाइम जो है ना वो टाइम सेव करे। जैसे अभी हम इसके अंदर शुरू में मैंने HTML लिखा, इसने सारा कोड जो है ना वो मुझे खुद बना कर दे दिया है। इसी तरह जब कोड हमारा बहुत लेंथी हो जाता है ना, तो हमें ये पता नहीं चलता हमने फंक्शन कहाँ से ओपन किए हैं और कहाँ से जो है ना वो क्लोज किए हैं। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मुझे यहाँ पर भी छोटी सी वो है, उसके इर्द गिर्द बॉक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब ये मेरा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ होता और यहाँ पर ख़त्म हो रहा होता, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता मुझे फ़ौरन पता चल जाता कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसलिए जो है ना ये टूल्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये एक ओपन सोर्स है, इसकी कोई की वगैरह कोई लाइसेंस वगैरह परचेज नहीं करना पड़ता, और है भी काफ़ी आसान। इसके शॉर्ट कीज़ भी अगर आप सीख लें तो काफ़ी टाइम बच सकता है, और ये फ्री अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों का ये टूल है विजुअल स्टूडियो कोड, इसका नाम है। तो ये मैनुअल आ गया मेरे पास। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। तो ये हमारे पास इसका थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन आया हुआ है कि HTML है क्या। वो शुरू में ही मैंने बताया था कि इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका वो पूरा नाम है। ये वेब के अंदर जो है ना ये ऐसा समझे कि वेब की बुनियाद है। चाहे इसके साथ जो मर्जी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हों, जो HTML है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अब तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी बनने लग गई हैं जो वेब बेस्ड नहीं होती, लेकिन उनके अंदर जो है ना वो HTML जो है ना वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये इसने लिखा हुआ है कि हमें ये क्यों सीखनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया कि हमारी वेबसाइट की जो बुनियाद है वो यही है। जो जितने भी हमारे वो पेज के ऊपर एलिमेंट्स, जितने भी इसके हिस्से नज़र आ रहे होते हैं वो सारे के सारे इसी वजह से बने हुए हैं। लेकिन इनका जो डिज़ाइन है, इसका साइज़ हो गए, इनकी ये सेंटर में आना, और ये पीछे से कलर, ये बटन का कलर, इसके लिए जो है ना वो और लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। जो HTML का काम है वो है इन एलिमेंट्स को बनाना, और बाकी जो इनको डिज़ाइन देना है, जो इसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग है, जो एनिमेशंस हैं, वो सारा कुछ जो है ना वो जावास्क्रिप्ट, jQuery और CSS के थ्रू डिज़ाइन सारा जो है ना वो CSS के थ्रू किया जाता है। तो HTML, तो जितने भी ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जितने भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स के हैं, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, लिस्ट हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे पास उसमें मौजूद होती हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो सारी की सारी किससे बनाई जाती हैं, एच टी एम एल से। उसके बाद अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो, या फिर उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है ना वो इसका HTML का पता होना ज़रूरी है। और अगर हम ज़ाहिर है डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए HTML तो, बल्कि आज के दौर में HTML तो एक बेसिक चीज़ हो गई है। तो HTML तो बुनियाद है, इसके अलावा तो कुछ काम चलता ही नहीं है। तो HTML अगर हम वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको जो है ना वो ये करना पड़ेगा। बाकी ये जो डेवलपर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जो फ्रंट एंड बनाते हैं, ये सामने वाला हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा होता है, एक इसका बैक साइड जो सर्वर पर चल रही होती है वो। अब दोनों के लिए जो है ना वो फ्रंट एंड और बैक एंड सीखना ज़रूरी होता है। जो बैक एंड वाले हैं उनके लिए फ्रंट एंड ज़रूरी होती है, जो फ्रंट एंड वाले हैं उनके लिए बैक एंड सीखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ आइडिया होना चाहिए।
तो जो फ्रंट एंड वाले हैं उनको काफ़ी अबूर होता है इसके ऊपर ये डिज़ाइन वगैरह बनाने में, और इस तरह ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे एनिमेशंस वगैरह भी मुख्तलिफ साइडों पर आपको देखने को मिलेंगे, बटन दबाने पर जो है ना वो। अ, अच्छा, उसके बाद वेब वेब को समझने के लिए जो है ना वो इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड और परफॉर्मेंस जो है ना वो अक्सर आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। इसके जो भी पेजेस के अंदर जो भी कोड हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो किस लेवल का है, किस तरह का है, हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर जो है ना वो एरर आ रहे हैं, वो यहाँ से जो है ना वो हम लोग देख सकते हैं। कंसोल के अंदर जो है ना वो अक्सर हमें जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी के और इनकी इसके जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं उसके एरर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी परफॉर्मेंस में जाएं तो इसकी ओवरऑल स्पीड को एक एक एलिमेंट को टोटल जो है ना वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और अगर हमें आइडिया होगा HTML का तो फिर ही हम इसकी स्पीड को, इसकी परफॉर्मेंस को जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लर्न अदर लैंग्वेज, क्योंकि ये बुनियाद है तो अगर हमें इसका आइडिया होगा तभी हम इसको दिमाग में रखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अगली लैंग्वेजेस भी सीख पाएंगे, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट है, जिसको जो है ना वो JS भी बुलाते हैं। PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है जो बैक साइड पे चल रही होती है, ये सारे काम यही करवा रही होती है। इसी तरह हमारे पास एंगुलर है, ये भी बैक साइड में भी आती है। तो इनको समझने में जो है ना वो हमें आसानी होगी अगर HTML हमें आ जाए तो। उसके बाद ये HTML का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है जो अभी हमने ऊपर जिक्र किया है। उसके बाद बेसिक HTML की जो वो है स्ट्रक्चर है वो हमारे पास, वो भी हमने कर लिया है कि HTML ये जो है ना ये हमेशा ये इसको बताने के लिए होता है कि करंट जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो हम हमारे पास जो है ना वो HTML5 है। उसके बाद ये HTML का स्ट्रक्चर हमने देखा था उस वक्त भी, हेड को देखा था, टाइटल को देखा था, और उसके अंदर हाइडिंग को भी और पैराग्राफ को भी देखा था। हाइडिंग हमेशा जो है ना वो बोल्ड रहती हैं, करेक्टर साइज वाजिया रहता है, जैसे हमारी बुक्स के अंदर हाइडिंग जो है ना वो वाजिया तौर पर दी होती हैं। इस तरह HTML के टैग्स हैं, कुछ टैग्स हमने देखे थे। ये डॉक्यूमेंट टाइप ये बताने के लिए होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है ना वो कौन सी है। उसके बाद HTML हमने HTML तो जाहिर है ये बताने के लिए होता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो HTML है। उसके बाद हेड का टैग हमने देखा था, हेड के अंदर लिंक वगैरह करवाने के लिए, एक्सटर्नल CSS को अटैच करवाने के लिए जो हमारे इस हिस्से में मौजूद है। इसके अंदर एक्सटर्नल चीज़ें भी इंक्लूड करवाने के लिए जो है ना वो हेड का टैग ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद टाइटल है, जो टाइटल है हमारे पास वो नेस्टेड है। मैंने यहाँ पर बताया था कि ये टाइटल जो है ना ये हमारे पेज की या डॉक्यूमेंट का जो है ना वो टाइटल है, उसकी यहाँ पर जो है ना वो हमें दिखाने के लिए मुख्तलिफ साइट पर जो है ना वो आपने देखा होगा यूज़ हो रहा है। उसके बाद H1 है, ये H जो है ना ये हेडिंग्स एलिमेंट हैं। ये हमारे पास जो है ना वो टोटल जो है ना वो 6 हैं, इनको अभी हमने उधर वो इम्प्लीमेंट भी किया था। इसी तरह हमारे पास ये P है, ये जो P वाला है पैराग्राफ के लिए है, इसको भी हमने देखा था। उसके बाद आगे जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर आया हुआ है, स्ट्रक्चर इसका वही है जो अभी हमने जिक्र किया। उसके बाद ये डिक्लेयर हम लोग जो करते हैं इसके क्या वो मीनिंग्स हैं, तो इसका ये यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो मीनिंग्स है वो, इसका मकसद यही है कि ये जो करंट ब्राउज़र को हम लोग बताने के लिए यूज़ करते हैं कि जो करंट हम लोग HTML रेंडर करवा रहे हैं उसका जो वर्जन है हमारे पास वो कौन सा है, वो 5 है। उसके बाद हेडिंग्स के एलिमेंट हैं, हेडिंग के एलिमेंट हेडिंग्स के टैग जो है ना वो अभी हमने देखे थे कि 1 से लेकर 4 तक हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो इनमें सबसे बड़ा है वो H1 है, हाइडिंग टैग 1 है, और जो सबसे छोटा है वो हमारे पास 6 है। तो H1 से 6 क्योंकि ये हमने पहले ही वो किए हुए हैं तो इनको दोबारा जो है ना वो कॉपी करके वो मेरे ख्याल में और टाइम जाएगा। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ का टैग है। पैराग्राफ जो है ना वो पैराग्राफ का टैग हमने पढ़ा था अभी कि टेक्स्ट को जो है ना वो हम लोग दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट को, जैसे 22 मुल्तान के ऊपर जो है ना वो अवेलेबल था। इसके अंदर ये सिंपली जो है ना वो टेक्स्ट हमें दिखाता है सादा, इसकी नहीं कोई भी CSS नहीं होती, कोई फाउंट साइज वगैरह कुछ भी नहीं दिया होता, डिफ़ॉल्ट में जो ब्राउज़र का होता है ये वही उसको रेंडर करता है। उसके बाद लाइन ब्रेक है, अगर हमने लाइन ब्रेक करनी है किसी भी, जैसे हमने यहाँ पर की,
तो दरमियान में लाइन, इस लाइन को हमने ब्रेक करवाया और इस टेक्स्ट को जो है ना वो अगली लाइन पर लिखवाया। तो ये जो BR का टैग है ये लाइन ब्रेक के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं। और ये जितनी लाइंस पर आप लोग लगाते जाएंगे ये उतनी लाइंस को जो है ना वो इम्पटी छोड़ता जाएगा। अगर जो है ना मैं यहाँ पर पहला BR तो पहली लाइन को ब्रेक करेगा, दूसरा जो है ना वो दूसरी को, और ये तीसरी को। ठीक है, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके देखूं तो ये मेरे पास जो है ना वो पहला इसको ब्रेक करने के लिए था और बाकी दो जो है ना वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ये जितने BR लगाते जाएंगे ये हर लाइन को जो है ना वो इम्पटी करता जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद सेंटरिंग एलिमेंट है, एलिमेंट को सेंटर में करवाने के लिए। जैसे अभी हमारे पास ये हाइडिंग मौजूद है, अगर हमने इसको सेंटर में लेकर जाना है, इसको सेंटर में ले जाने के लिए हम लोग HTML का जो है ना वो सेंटर का टैग भी यूज़ कर सकते हैं और इसका एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें ना सेंटर वाले टैग को, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेंटर का। सेंटर लिख लिया। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं कोड रख देता हूँ जो भी हमने वो दिखाना है। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया। इसका एक ये तरीका है। दूसरा भी है इसको अलाइन करवाने का। अगर मैं इसको जो है ना वो यहाँ पर एट्रीब्यूट दे दूँ अलाइन सेंटर का, तो फिर भी जो है ना वो हम लोग इसे अलाइन करा सकते हैं। ये यहाँ पर ये भी सेंटर में आ गया है। लेकिन चूँकि हमारी बुक के अंदर ये वाला आया हुआ है तरीका सेंटर का, तो हमने इसको भी थोड़ा वो करना है, प्रैक्टिकली जो है ना वो करना है। उसके बाद हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है जो HR का टैग इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इतना वो आमतौर पर इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना वो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। मुख्तलिफ लाइन, मुख्तलिफ पार्टीशन करने के लिए अक्सर जो है ना वो हमें ये टैग मिलता है देखने के लिए। अगर हम पार्टीशन करना चाहते हैं, दो हिस्सों को तकसीम करना चाहते हैं, जैसे ये फूटर को बाज़ यहाँ पर लाइन लगा के फूटर को अलहदा कर दिया जाता है, तो ये HR का टैग जो है ना वो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम अपनी इसे डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग HR लिख कर जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको देख भी लेते हैं हम लोग। यहीं पे दरमियान में जो है ना वो HR HR का जो पूरा नाम है वो है हॉरिजेंटल लाइन। इसको जो है ना वो मुख्तलिफ CSS के थ्रू इसको जो है ना वो हम लोग मुख्तलिफ साख्त देते हैं। इसके कलर वगैरह जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं, इसकी विड्थ जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, एरोज वगैरह अगर बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं CSS के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अभी सिर्फ इसी का टैग का ही नाम आया है, तो हम सिर्फ टैग को देख रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मौजूद है HR का हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स का ये कुछ बुनियादी डेफिनेशंस टाइप हैं हमारे पास कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो टोटल हमारे पास इसका एक हिस्सा है ना, जो जो HTML एलिमेंट है इज़ डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग। जो टैग स्टार्ट होता है वहाँ से ये इस हिस्से से यानी कि ये शुरू होता है और ये बाकी चीज़ों को अपने अंदर शामिल रखता है। जैसे ये इस कंटेंट को अपने अंदर जो है ना वो शामिल किया हुआ है इसने। अब इसको क्लोज करने के लिए ये तो चलो स्टार्टिंग टैग हो गया। ये एंडिंग टैग, क्लोजिंग टैग। जो स्टार्टिंग टैग्स हैं वो हमेशा सिंपली इस तरह ओपन हो जाते हैं, लेकिन जो जहाँ पर हमने इसको क्लोज करवाना होता है तो वहाँ पर हम लोग इसके स्लैश का जो है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने उधर देखा भी था। इस तरह हमारे पास डिव का टैग भी मौजूद है। डिव दरअसल डिविजन्स हैं। ये हमारी HTML को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके इस्तेमाल करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास सिर्फ अगर हम इनकी बात करें, सिर्फ इनके अंदर कंटेंट ना हो तो फिर हम इसको जो है ना वो टैग का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर कंटेंट हो तो फिर हम इसको एलिमेंट का। इसी तरह ये इनमें दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा फ़र्क दिया हुआ है, तो वो अच्छा। उसके बाद ये नेस्टेड HTML एलिमेंट्स हैं।
तो ये जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं ये दरअसल एक दूसरे के अंदर जो है ना वो लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे टेबल्स है, टेबल के अंदर एक और टेबल ड्रा करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये HTML हो गया, इसके अंदर एक आ गया हेड, हेड के अंदर आ गया टाइटल। तो ये जो है ना ये दरअसल नेस्टेड है, नेस्टेड एलिमेंट्स है। ये इसका क्या है, पेरेंट है। इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो है ना ये नेस्टेड जो है ना वो टैग्स जो है ना वो हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। जैसे डिव के अंदर मल्टीपल डिव्स आ जाती हैं, फिर उन डिव्स के अंदर मल्टीपल जो है ना वो टेक्स्ट आ जाते हैं, पैराग्राफ आ जाते हैं, बाज़ का टेबल्स आ जाती हैं। फिर उस टेबल के अंदर जो है ना वो उसके TD हैं, T हेड हैं। तो ये मल्टीपल जो है ना वो चेन सिस्टम एक बना सकते हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर हम आम साइड पर देखें तो हमें इसकी ये जो डिव्स है ना, ये डिव्स को अक्सर हम लोग देखेंगे कि ये एक दूसरे के जो है ना वो नेस्टेड खड़े होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैं ये अब बॉडी है, बॉडी के अंदर ये हमारे पास मुख्तलिफ, ये अब डिव है, इस डिव के अंदर हीडर है, और डिव आ गई है, फिर और डिव इसके अंदर। इसी तरह इसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो आ सकती हैं। ये एक दूसरे के अंदर जो है ना वो एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए जो है ना वो इसको समझा जाता है। तो ये नेस्टेड एलिमेंट्स। नमाज ये सादिया अबू बकर, आपने क्या पूछा है? टेबल का बता दें। अच्छा टेबल, हाँ ठीक है। टेबल का इसमें सिलेबस में तो अभी वो जिक्र ही नहीं आया। चलें, ये जो टेबल है ना, तो इसके अंदर अगर हम देखें कि जो HTML की टेबल्स है, बगैर इसके एक्सटर्नल किसी लाइब्रेरी के, तो ये हमारे पास जो है ना वो एक टेबल का जो है ना वो हमारे पास इसमें टैग मौजूद है। ये टेबल से ओपन होता है और दोबारा जो है ना वो टेबल पे ही क्लोज होता है। और इस टेबल के वैसे जो है ना वो अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली लिहाज से इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो पहला हिस्सा होता है वो है T हेड, टेबल का हेड। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आमतौर पर हमें देखने को मिलेगा वो है T बॉडी, यानी टेबल की बॉडी। इसी तरह इसका जो तीसरा हिस्सा है वो हमें देखने को मिलता है वो है T फुट, टेबल के फुट। लेकिन जो है ना ये T हेड और T बॉडी ही ज़्यादा आमतौर पर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली कोई टेबल ओपन कर ले, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ HTML टेबल। ये मैं एक मेरे पास जो है ना वो टेबल मौजूद है। इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसका जो हेड है जिसके अंदर हमने हाइडिंग्स वगैरह दी होती हैं, जिस तरह एक्सेल के ऊपर अंदर हम लोग देखते हैं कॉलम नेम जो है ना वो आए होते हैं। तो ये जो कॉलम नेम्स हैं ये इसका क्या है, हमारे पास हेड है, यानी कि इसका हेड वाला हिस्सा है। अब ये जो हेड वाला हिस्सा है ना, ये T हेड के अंदर जो है ना वो मौजूद होता है, जिसको टेबल हेड बुलाते हैं। अब टेबल हेड के अंदर जो है ना वो पहले इस तरह एक रो बनेगी, रो और कॉलम तो आप जानते होंगे कि ये जो हमारे पास इस तरह लाइनें मौजूद हैं इनको जो है ना वो हम लोग रोज बुलाते हैं। और ऊपर से जो नीचे हमारे पास मौजूद है इनको जो है ना वो हम लोग कॉलम्स बुलाते हैं। तो T हेड, टेबल हेड वाला तो हमारा हिस्सा बन गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक TR टेबल रो बनानी है जो इस तरह अवेलेबल है। तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले TR लगाएंगे। TR जो है ना वो हमारे पास टेबल रो है। टेबल रो के अंदर अब हमने क्या देनी है, टेबल्स के लिए ये कॉलम्स के लिए जो है ना ये हाइडिंग्स हैं, इन कॉलम्स के लिए ये हाइडिंग्स हैं। क्योंकि हाइडिंग्स का उस वक्त भी हमने देखा था, हाइडिंग्स में वो बोल्ड होते थे हमेशा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अजान हो रही है, चलें चलें आप नमाज भी पढ़ लें, और सर भी आ जाते हैं। वैसे टाइम पहले कितने बजे जाते हैं?
ओके। 6 बजे तक 30 पे जाते थे, आज 40 हो गए। चलो ठीक है, अभी ब्रेक करो तो 15 मिनट बाद वापस आना है। 15 मिनट बाद आ जाओगे इतने तो, यानी कि दोबारा वापस आना है आपने 6 बजे। रिकॉर्डिंग मेरे पास उसका वो एक्सेस नहीं है, रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप नहीं कर सकता, वो सर के पास है इसका एक्सेस। सर मेरे ख्याल में बैठे होंगे, अभी वो कर देंगे। का ठीक है, ये क्लास का एट्रीब्यूट्स दिया जाता है। ये क्लास जो है ना वो मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास हमेशा जो है ना वो सी एस एस के लिए ही यूज़ होती है। तो अभी तक तो मैंने और इस्तेमाल नहीं देखा इसका, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सी एस एस के लिए जो है ना वो यूज़ हो रही होती है। हम लोग सी एस एस में इसका डिज़ाइन बनाते हैं और वो क्लास जो है ना वो इसको असाइन कर देते हैं, वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है। अगर हम सेम वही डिज़ाइन इस एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर भी हम लोग जो है ना वो क्लास देते हैं और वही उस सी एस एस की क्लास का नाम जो है ना वो यहाँ पर दे देते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो जैसे बटन, एक पूरी वेबसाइट के बटन ग्रीन होते हैं, पूरी वेबसाइट के अंदर 2 बटन जो है ना वो रेड होते हैं, जबकि 8 जो है ना वो ब्लू होते हैं। तो वो ब्लू वाले हमने 8 जगह पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक ही बार उधर उसका कलर जो है ना वो ब्लू, उसका सारा स्टाइल वगैरह लिख दिया जाता है। बस सिर्फ इनके साथ वो क्लास बुलाते जाते हैं और उनके साथ जो है ना वो सी एस एस अप्लाई होती जाती है। तो इसका भी जब सी एस एस की बारी आएगी तो उस वक्त भी देखेंगे इसको। और वो कुछ दिन पहले असाइनमेंट जो बनाई थी सी एस एस वाली, तो उसमें जो सर ने पेज सेंड किए थे फ्लैग वगैरह वाले, तो उसमें भी मैं एक दो बच्चों को मैंने देखा था कि एक ही कोड को जो है ना वो बार बार कर रहे थे, बार बार लिख रहे थे। तो जितना पेज के अंदर करेक्टर साइज ज़्यादा होंगे, इनका पेज साइज बढ़ेगा। हम यहाँ पर इसके कंसोल के अंदर इधर इसके डेवलपमेंट टूल के अंदर यहाँ पर पेज साइज भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये इसका वो साइज़ है। तो ये जितना साइज़ ज़्यादा होगा तो हमारी जो वेबसाइट है वो लोड होने में जो है ना वो टाइम ज़्यादा लेगी। और अगर हमारी साइट बनाई हुई वेबसाइट या हमारी अपनी साइट ज़्यादा टाइम लेती है तो ज़ाहिर है फिर उस साइट पे दोबारा कोई भी यूज़र नहीं आएगा। तो हमने इन चीज़ों को भी देखना होता है। हमारा मकसद सिर्फ बस कोड छापना नहीं होता, हमने उसकी काबिलियत भी चेक करनी होती है। ऐसा ना हो कि एट ए टाइम उस पर 50 यूज़र आए, उसके बाद उस साइट की बस हो जाए, फिर वो डाउन हो जाए, फिर 2 घंटे जो है ना वो बंद पड़ी रहे, जब सारे यूज़र चले जाएं फिर दोबारा वो वापस ऑन होना शुरू हो। तो ये इन चीज़ों को भी देखना होता है। तो ये कोशिश करें कि अपने कोड के अंदर ना एक बात को जो है ना वो बार बार रिपीट ना करें। आपने एक डिज़ाइन किया है, तो जिन बच्चों ने अभी बूटस्ट्रैप देखी है तो उसके अंदर देखो उसने वो सारा कुछ बैकग्राउंड के लिए सिर्फ उसने बीजी लिख के सारा काम करा दिया है, उसका कलर वगैरह दे दिया है। तो अभी उनका दोबारा बल्कि जिक्र आएगा ना सी एस एस, तो वो मैं
बताऊंगा आपको। उसके बाद स्टाइल का है, ये इनलाइन स्टाइल के लिए होता है। जैसे अभी हमारे पास ये एक बटन मौजूद है, इसी के अंदर मैं इसको एट्रीब्यूट देता हूँ स्टाइल का। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना सा वो छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो स्टाइल हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स के हिस्से हैं। तो ये आप किसी भी एलिमेंट्स को जो है ना वो एट्रीब्यूट्स दे सकते हो। जैसे ये फॉर्म है ना, इसको हमने ये एट्रीब्यूट दिया है, दूसरा ये एट्रीब्यूट दिया है, ये हमारे पास इनपुट का है, इसको हमने ये एट्रीब्यूट दिया है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट इनको हम लोग दे सकते हैं। तो उसके बाद अब जो हमारे पास स्टाइल है ना, ये स्टाइल जाहिर है स्टाइल हमने इसका करना होता है, और स्टाइल जो है ना वो सारा जो है ना वो सी एस एस के थ्रू होता है। तो हम इसको बुलाते हैं इन लाइन सी एस एस। जो एलिमेंट के लाइन के अंदर सी एस एस हो रही है उसी को हम लोग बुलाते हैं इन लाइन सी एस एस, के उसी एलिमेंट की ही लाइन के अंदर जो है ना वो सी एस एस हो रही है। तो अभी मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज करूं, तो ये मैं रेड कर लेता हूं, तो यही जो है ना वो सिर्फ कलर लिखेंगे तो ये टेक्स्ट कलर चेंज होगा। अगर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो जो बटन की बॉडी वाला एरिया है ना वो चेंज होगा। अभी मैंने सिर्फ कलर लिख कर जो है ना वो अप्लाई किया है, तो इसका जो ये कलर है टेक्स्ट का वो चेंज हो गया है। तो ये जो स्टाइल का एट्रीब्यूट्स है ये इनलाइन जो है ना वो सी एस एस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनलाइन सी एस एस हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास कोई और हल नहीं है तो फिर हमें इनलाइन सी एस एस इस्तेमाल करनी चाहिए। अदरवाइज हमें इसकी क्लासें बनाकर जो है ना वो क्लासों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार हर एलिमेंट के ऊपर जो है ना वो इनलाइन सी एस एस नहीं करना चाहिए। तो जो सबसे बेहतर प्रैक्टिकली तरीका है, आप बड़ी बड़ी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकेंगे, वो यहाँ पर स्टाइल की बजाय क्लास को इस्तेमाल करवाएंगे। ये जो सी एस एस है इसका डिज़ाइन वो हमेशा जो है ना वो एक्सटर्नल बनवाएंगे अगर बड़ा कोड है। अगर छोटा कोड है तो फिर हेड के अंदर इंटरनल सी एस एस कर लेंगे। खैर मज़ीद इसका जब सी एस एस का टॉपिक आएगा तो फिर इसको वो देखेंगे। तो सबसे पहले आईडी एट्रीब्यूट्स है। आईडी का अभी मैंने वो जिक्र किया कि ये हमारे पास वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए होता है हर एलिमेंट को जो हमारे पेज के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसके बाद टाइटल का भी जिक्र किया, टाइटल टूल टिप की तरह हमारे पास काम करता है। उसके बाद हमारे पास क्लास का था, क्लास हमने पढ़ी कि ये किसके लिए होता है, ये हमारे पास सी एस एस के लिए होता है। क्लास एक भी असाइन हो सकती है, मल्टीपल भी, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अभी सी एस एस जब करते हैं आज ही तकरीबन। तो उसके बाद स्टाइल का था, स्टाइल इनलाइन स्टाइल के लिए हमारे पास यूज़ हो रहा था, जैसे ये फाउंड फैमिली वगैरह जो है ना वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास जेनेरिक हैं जो काफ़ी सारे एलिमेंट्स के अपने होते हैं। तो जैसे अलाइन है, अलाइन अभी हमने एच के अंदर अलाइन का इस्तेमाल किया था। अलाइन राइट करवा सकते हैं, लेफ्ट करवा सकते हैं, और सेंटर करवा सकते हैं। उसके बाद वी अलाइन है, यानी कि वर्टिकली अलाइन है, उसको हम टॉप मिडल बॉटम जहाँ पर हम लोग इसको सेट करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बीजी कलर है। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर इसमें हम असाइन करते हैं। ये बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, आरजीबी वैल्यू भी हो सकती है। तो सी एस एस के अंदर हम लोग इनके तीनों तरीक़ों से जो है ना वो हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड जो है ना वो पिक्चर का यूआरएल दरअसल हमने उसका वो लिंक देना होता है। वो लिंक अगर हमारे पास लोकल डाउनलोडेड फाइल पड़ी है तो उसका हम पाथ देंगे। अगर हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसका हम जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो इसके अंदर लिंक भी दे सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर ओपन करूँ ना, अगर हम गूगल से ऐसे ढूंढ कर जो है ना वो इसको ये ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये हमें इसका जो है ना वो लिंक मिल गया है। हम ये डायरेक्ट जो है ना वो लिंक भी दे सकते हैं, ये यूआरएल इसका, ये यूआरएल भी दे सकते हैं, या फिर हम इसको जो है ना वो अगर सेव कर लेते हैं लोकल डिस्क के ऊपर, फिर हमने क्या करना होगा इसका पाथ इसको जो है ना वो असाइन करना होगा बैकग्राउंड करने के लिए। तो बैकग्राउंड हम अगर हम इसको दे देते हैं ये बॉडी को, तो हमारे पास जो HTML का सारा हिस्सा है वो सारे के सारे हिस्से के पीछे जो है ना वो हमारे पास इमेज आ जाएगी। देखे होंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर
मुख्तलिफ शीटों के ऊपर जब वाटर मार्क मौजूद होते हैं तो उनकी ओपेसिटी सेट की हुई होती है, उसकी जो धुंधलाहट हम जिसको कह सकते हैं, तो वो CSS के थ्रू जो है ना वो ऐसा करवा रहे होते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, अच्छा उसके बाद आईडी है। आईडी का भी हमने ज़िक्र किया कि ये हमारे पास एलिमेंट की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होती है, आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद क्लास है, क्लास भी हमने पढ़ी थी कि ये CSS के लिए जो है ना वो हम लोग इसके अंदर क्लासें असाइन करते हैं। उसके बाद विड्थ है और हाइट है, तो इसका आम इस्तेमाल आपने रिसेंटली टेबल्स के अंदर किया था। तो ये किसी भी एलिमेंट्स की विड्थ और हाइट जो है ना वो असाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अमूमन जो है ना वो टेबल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बोल्ड टेक्स्ट है हमारे पास। बोल्ड टेक्स्ट के लिए जो है ना वो हमारे पास बी का टैग इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक और भी इस्तेमाल होता है स्ट्रोंग का, तो शायद इसके अंदर मौजूद हो। ये क्या है, इटैलिक वाले दोबारा आ गए? इटैलिक ऊपर भी तो आया था। अच्छा उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन मौजूद है। अंडरलाइन का टैग जो है ना वो हम लोग यू से वो यू को लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हम इसकी एग्जांपल देख लें इधर। टेबल तो वही रह गई। अच्छा तो ये हमारे पास यू का है। ये हमारे पास जो है ना वो अंडरलाइन हो गया है। तो यू का जो टैग है वो हमारे पास अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना वो हमारे पास स्ट्राइक का जो है ना वो हमारे पास है ये क्या कहते हैं इसको, टैग मौजूद है। तो इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये सर पता नहीं इतनी देर कैसे बोल लेते हैं। अच्छा तो ये हमारे पास जो है ना वो स्ट्राइक का टैग हो गया। उसके बाद इंसर्ट और जो है ना वो हमारे पास डिलीट के टैग्स हैं। तो जो हमारे पास टेक्स्ट को इंसर्ट और डिलीट करवाने के लिए जो है ना वो हमारे पास शो हो रहे होते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इंसर्ट के लिए INS और डिलीट के लिए जो है ना वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है DEL का। तो इसको हम लोग यहीं से कॉपी करें। मुर्तजा भाई ये इस तरह ना मुझे वो अजीब लग रहा है। वो अभी मैं सर से भी बात कर, सर को भी यही कह रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। बड़ा अजीब, वो पता नहीं होता अब क्या, सामने बच्चे बैठे हो ना वो एक और चीज़ होती है, बल्कि उसमें पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अच्छा ये हमारे पास डेल का है। डेल मतलब ये करेक्टर हमारे पास डिलीट हो गया है। और इंसर्ट का जो है ना वो हमारे लिए हमारे हम ये यूज़र को दिखाने के लिए होता है कि ये नया करेक्टर जो है ना वो हमारे पास ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं कि ये जो है ना वो रिमूव हुआ है और ये जो है ना अंडरलाइन वाला इसमें ऐड हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग मौजूद है वो लार्जर टेक्स्ट को लार्जर करने के लिए, और दूसरा स्मॉलर जो है ना वो टेक्स्ट साइज को जो है ना वो छोटा करने के लिए है। इसमें जो अमूमन जो है ना वो हमारे पास हेडिंग्स ही इस्तेमाल हो रही हैं। तो बिग का अभी तक मैंने इस्तेमाल देखा तो नहीं है। तो स्मॉल सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को मैंने देखा हुआ है। तो वो आपने अक्सर केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, फार्मूले वगैरह जो उनके लिखे होते हैं। तो चलो ये पहले इनको देख ले फिर उनको देखते हैं। तो ये बिग और ये हमारे पास स्मॉल। तो इसको मैं यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट करता हूँ, टेबल दोबारा बनाएंगे। तो
ये बिग का टैग जो है ना वो करेक्टर साइज को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। और जो स्मॉल का है वो करेक्टर साइज को कम करने के लिए है। तो अभी ये मैं आपको दिखाऊं कि इसके इस तरह के, क्योंकि अभी तज़किरा हो गया है तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, हाइडिंग देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ H2O, तो H2O मैंने लिख दिया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास वो पानी का जो आपने फार्मूला पढ़ा था बिल्कुल वैसा नहीं है, ये टू इसकी सबस्क्रिप्ट होती है। तो उसके लिए जो है ना वो इसका टैग इस्तेमाल होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो इसके लिए जो है ना वो सबस्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल होता है। सब ओपन किया, सब दोबारा क्लोज किया और टू को उठाकर जो है ना वो इसके अंदर रख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक तरह की सबस्क्रिप्ट बन गई है, ठीक है। ये मुख्तलिफ साइटों पर फिलहाल इसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल एजुकेशन की फील्ड में ही होता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको वो शायद ज़रूरत आ जाए, क्योंकि मैंने तो वो स्कूल के प्रोजेक्ट किए थे उसके लिए जो है ना वो मुझे ये ज़रूरत था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास emphasized। अच्छा, आप चलो इसको देखें, मैं अभी 5 मिनट, 5 मिनट क्या 2 मिनट में आया वापस। जी, बेसिकली मैंने क्या किया है, मार्क टैग अप्लाई किया है। मार्क टैग अप्लाई करने से क्या हुआ कि हमारे पास उसने क्या किया, उस टेक्स्ट को जब हम इसका व्यू देखते हैं तो उसने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर मैं जनरली कहना चाहूँ तो मार्क टैग किसी भी पैराग्राफ के अंदर से अगर आप कोई टेक्स्ट को मार्क करना चाहें, जैसे कोई सेंटेंस है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा दिस इज अ कार, इसके अंदर इजा को आप मार्क करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके अराउंड मार्क का टैग लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इजा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास इज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली करता क्या, मार्क टैग बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो हाईलाइटेड टेक्स्ट शो होता है। किसी की यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग है तो वो पूछ सकता है। वो बाय डिफॉल्ट से येलो कलर से हाईलाइट करता है, लाइक अ हाईलाइटर, ठीक है। तो मार्क टेक्स्ट, एनीथिंग दैट appears within a mark elements is displayed as marked with yellow,
इंक, ठीक है, उसको जैसे येलो हाइलाइटर आप पेन यूज करते हैं, ठीक है, अपने बुक्स के अंदर हाइलाइटिंग करने के लिए टेक्स्ट को, तो वेब के अंदर अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो आप मार्क का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक टैग है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लाइक अ बोल्ड टैग, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग लगा देता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग टैग बेसिकली करेगा क्या कि आपके पास स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर जो चीजें आ जाएंगी वो बोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उसने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं वो मार्केट टैग की वर्किंग खत्म कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। ये कार कार थोड़ा बोल्डेड है और बाकी टैग सिंपल, साइज छोटा है इस वजह से आपको क्लियरली फील नहीं होगा। फिर उसके बाद आपके पास स्ट्रॉन्ग का टैग था, स्ट्रॉन्ग बेसिकली आपके पास टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। फिर उसके बाद एचटीएमएल के कमेंट्स है, कमेंट बेसिकली वो कोड होता है, यानी कि या कोई शॉर्ट नोट होता है कि जो हम किसी चीज की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एचटीएमएल के कमेंट्स के अंदर हमारे पास ये टैग है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट टैग और एंड कमेंट, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं स्टार्ट कमेंट और एंड कमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर अगर आप जो भी सेंटेंस, दिस कोड इज फॉर कमेंट डेमो, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दें, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन में अपना आउटपुट नहीं शो करवाता, बट ये हमारे पास कमेंट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इसको इंस्पेक्ट करके भी देखेगा तो ये कमेंट ही वहां पे मौजूद होगा, बट कह लें कि एक्चुअली अपनी आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाएगा इसके अंदर कोई भी एचटीएमएल टैग या कोई भी कोड। अगर आपको लगता है कुछ कोड आप रखना चाहते हैं बट वो उसको रिमूव नहीं करना चाहते ताकि फर्दर यूज कर सके, तो आप उसको कमेंट करके रख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कमेंट के बाद, कमेंट बेसिकली आप लोग शॉर्ट नोट या आप इसकी थ्योरी रीड कर लेंगे थोड़ी सी, और मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दे दिया, वो आउटपुट उसकी डिस्प्ले। फिर उसके बाद हमारे पास इमेज टैग, इमेज टैग को मैंने बहुत देर में डिस्कस किया था कि हम लोग इमेज कोई भी लगाना चाहते हैं अपने वेब के अंदर, इमेज का टैग लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट है सोर्स और अल्टरनेट। सोर्स बेसिकली क्या होता है, आपका वो पाथ या जहां से इमेज, जो इमेज आप अटैच करना चाहते हैं तो उसका पाथ आप अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो के अंदर कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, तो मैं इमेज विद नेम एंड एक्सटेंशन, ये पोर्टफोलियो फोल्डर के अंदर ये हमारे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इन इमेजेस को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी फाइल के साथ उन इमेजेस को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो मैंने पोर्टफोलियो के अंदर एक वन डॉट जेपीजी, और ये इमेज की एक्सटेंशन है जेपीजी, ठीक है। आप लोगों ने इमेज को उसकी एक्सटेंशन के साथ अटैच करेंगे। ये उसका पाथ लिखा है, मैंने लिखा है डॉट स्लैश, उससे का मतलब है फाइल से बाहर जाना। फाइल से बाहर एक फोल्डर है पोर्टफोलियो जी, एक पोर्टफोलियो का फोल्डर है, उसके अंदर वन डॉट जेपीजी, ये वन डॉट जेपीजी है, ठीक है। और इसके अबाउट हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आप प्रीवियस क्लासेस की मौजूद हैं उनके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि पाथ कैसे लिखने हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे डिस्कस करेगा तो मैं उससे करवा दूंगा, ठीक है। तो पाथ दे देंगे इमेज का, और उसके बाद अल्टरनेट में आप कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, कोई दूसरे इमेज का पाथ दे सकते हैं। अगर वो इमेज शो ना हो तो दूसरा इमेज शो हो जाए, या फिर आप अगर ये करना चाहें कि वहां पे कोई अल्टरनेट टेक्स्ट लिख दें कि अगर इस पाथ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या ये इमेज अवेलेबल ना हो, तो आप लिख देते हैं इमेज नॉट फाउंड इन केस ऑफ, अगर मैं अभी आपको
एग्जांपल भी शो कर देता हूँ। अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इमेज शो हो रहा है क्योंकि पाथ ठीक है। अगर मैं इस पाथ के अंदर थोड़ी सी, मैं ये फोल्डर का नाम ही गलत कर देता हूँ, अब देखता हूँ तो मेरे पास वो इमेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, ब्रोकन इमेज, यानी कि उसको पाथ नहीं मिला। उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज नॉट फाउंड, वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने अपेयर करवाया। तो आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप वहां पे कोई दूसरा इमेज का पाथ देना चाहे तो वो भी वहां पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो ये इमेज शो करने के लिए वेब के अंदर हम लोग इमेज का टैग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर सोर्स और ऑल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इसके इमेज की मॉडिफिकेशन करने के लिए बूटस्ट्रैप के जरिए आप करना चाहते हैं या अपनी सीएसएस से करना चाहते हैं, तो जिस तरह की स्टाइलिंग आप अप्लाई करना चाहें इमेज के ऊपर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इमेज का जितना साइज होगा वो वेब के अंदर उतना ही साइज लेके वो आपके पास शो हो जाएगा। फिर इमेज ये नीचे एग्जांपल भी शो है कि इस तरीके से इमेज शो हो जाएगा। फिर उसके बाद है सेट इमेज लोकेशन, आप इमेज की लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका पाथ सेट करने के इमेज की डिफरेंट फोल्डर्स में, जैसे ही फोल्डर के अंदर इमेज है आप उसके फोल्डर में रख। फिर हाइट और विड्थ इमेज की सेट की जा सकती है, वो हमारे पास एट्रीब्यूट भी है। अगर मैं वहां पे अभी आपके सामने इमेज जो मौजूद है उसका साइज आपके सामने है, वो बाय डिफॉल्ट उसका साइज ये शो हो रहा है आप लोगों को। बट अगर मैं उसका चेंज कर दूं हाइट विड्थ एट्रीब्यूट यूज करते हुए, मैं कर देता हूं हाइट 200 एंड सेम एज इट इज विड्थ भी 200 कर देता हूं, और तो इमेज 200 बाय 200 का होगा मेरे सामने शो। ये बेसिकली इसको हम सिंपल साइज लिखते हैं बट वो उसको पिक्सल में अंडरस्टैंड करता है। आप अगर इमेज का साइज खुद से सेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेट इमेज बॉर्डर, अगर आप इमेज का बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो वो एज इट इज, अगर आप बॉर्डर इक्वल उसको कोई भी वैल्यू देते हैं जैसे आप टेबल में शो करवाते थे, वो हमारे पास बॉर्डर का एट्रीब्यूट भी अवेलेबल है। तो उसमें से बॉर्डर, बट मैं बॉर्डर वगैरह के लिए आपको कहूंगा कि आप लोग बॉर्डर या किसी इमेज पे कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो आप लोग सीएसएस के जरिए अप्लाई के करें, एट्रीब्यूट के जरिए मैं कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि गुड अप्रोच ये है कि हम लोग हमेशा सीएसएस के जरिए स्टाइलिंग करें किसी भी। फिर उसके बाद इमेज की अलाइनमेंट है। इमेज की अलाइनमेंट बेसिकली मैंने हम लोग पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, इमेज किस साइड पे है, राइट साइड पे है, सेंटर में है, किस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जस्ट ओनली वहां पे लिख दें अलाइन राइट, तो इमेज राइट साइड पे चला जाएगा। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एट्रीब्यूट। अगर आप खुद टाइप करना चाहें तो आप टाइप करके इमेज के स्टार्ट टैग में अगर लगा देंगे तो इमेज राइट साइड पे चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास टेबल थे, जो टेबल्स के ऊपर मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन की थी। तो टेबल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम लोग पहले हमें पता होता है कि मैंने क्या चीज शो करवानी, तो उसकी मैं रोज एंड कॉलम्स अपने पास सेट कर लेता हूँ। क्या आप लोगों को टेबल के टैग में हेल्प की जरूरत है तो बताएं मुझे। जी, टेबल लगाने के लिए आपके पास ये है कि आप सबसे पहले टेबल का टैग ऐड करें और टेबल के स्टार टैग के अंदर बॉर्डर पहले शो करवा लें। तो बॉर्डर शो करवाने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट के अंदर आप 2 या 3 वैल्यू ले लें ताकि वो आपके पास उसकी विड्थ के अंदर टेबल के अंदर आ जाए। फिर दूसरी चीज आपने करना ये है कि टेबल के जो आप लोग बनाना चाहते हैं उसके अंदर कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स है वो काउंट करें। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर टीआर का टैग बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसके अंदर 3, क्योंकि मेरी रोज मुझे रिक्वायर्ड थी तो मैंने 3 टीआर के टैग ऐड कर लिए। ठीक है जी, 1 2 एंड 3। फिर मेरा दूसरा काम यह है कि मैं अपने जो मेरा व्यू रिक्वायर्ड है मैं चेक करूंगा कि मेरी पहली रो के अंदर कितने कॉलम है। तो 1 2 और 3, मेरे पास पहली रो के अंदर 3 कॉलम है, तो मैं यहाँ पे पहली रो के अंदर फर्स्ट टीआर
के अंदर 3 TD या TH, क्योंकि मोस्टली टेबल्स में होता क्या कि पहली रो के अंदर यहाँ पे बोल्डेड टेक्स्ट लिखा होता है, हाईलाइटेड, ठीक है, तो इसलिए उसको अगर आप बोल्डेड चाहते हैं कि पहली रो के अंदर जो डाटा आए वो आपका बोल्डेड आए, ठीक है, तो उसके लिए आप TH इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल ही डाटा आए पहली रो के अंदर तो उसके लिए आप TD ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेरी पहली रो के अंदर क्योंकि 3 डाटा सेल्स थे तो मैंने 3 ही TD लगाए, और दूसरी के अंदर, दूसरी रो के अंदर मेरे पास कितने हैं जी, उसमें भी सेम 3 है, तो मैं क्या करूंगा अपने कोड के अंदर दूसरी TR के अंदर 3 TD के मैंने टैग ऐड किया। और इसी तरीके से मेरे पास थर्ड रो में भी, क्योंकि मुझे 3 ही रिक्वायर्ड हैं सेल या आप लोगों के कॉलम जो थर्ड रो के, तो मैंने उसके अंदर 3 ऐड कर लिए। अब दूसरी चीज ये है कि मैं अब इनकी विड्थ आपको शो करने के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं विड्थ, इसको मैं कर देता हूं 600। ये मेरे पास उसने विड्थ 600 कर दी है, और मैं इसकी हाइट भी थोड़ी सी रख देता हूं, ये मैं एट्रीब्यूट के जरिए हाइट दे रहा हूं, बट हाइट में कर देता हूं 300। ये देखें क्या मेरी 3x3 का टेबल बन गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी इसे बना सकते हैं, बट आप लोगों ने पहला काम ये करना है रोज एंड कॉलम्स को काउंट कर लेना है। अगर मैं अपने टेबल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल यानी कि मैं यहाँ पे भी अंडरस्टैंड A B C D, हर सेल के अंदर मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, बट छोटे साइज में, वहां पे मैं बड़ा साइज में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने टेबल में भी ऐसे ही चाहता हूं तो मैं यहाँ पे तो मैं TD के अंदर लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूं वो मैं, तो ये देखें मेरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं उस इंफॉर्मेशन को बोल्ड करना चाहता तो उसके लिए मैंने आपको बताया TD की जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, TH फर्स्ट रो के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि टेबल हेडिंग। तो इसको मैं बोल्ड करना अगर चाहता हूं तो TH, देख रहे हैं सेंटर में भी उसने टेबल हेडिंग जिस तरह होती है उसको बोल्ड भी कर दिया है। तो उसने कुछ व्यू कैसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी इसे अपनी मर्जी से जिस व्यू में, और अगर आप ज्यादा स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप CSS की हेल्प से अच्छे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं टेबल पे। जी अगर आप टेबल की कैप्शन ऐड करना चाहें तो आप क्या करेंगे, टेबल के अंदर कैप्शन का हमारे पास टैग है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास टेबल के टॉप के ऊपर इस तरीके से शो हो जाएगी। तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्टली कैप्शन इस तरीके से शो होती है हमारे पास। तो मैंने लिखा इन्फो टेबल, तो वो हमारे पास इन्फो टेबल कुछ शो हो गया जिसके लिए हमें कैप्शन का टैग इस्तेमाल करना है।